पुष्पेन जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का पत्ता चल दिया है। अब किसानों का आंदोलन जो है आपके हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जो विश्वविद्यालय शुरुआत की है, अब तो लगता है सारा वोट बैंक जो है जाटों का वोट है वह भाजपा के पास चला जाएगा। देखिए आशुतोष जी, इस तरह की कोशिश इन्होंने पहले भी कई चुनावों से पहले जो है चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर के और अनेकों भाषणों में यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि हम इनके नाम से किसान विकास केंद्र और जिले जिले में जो है इसका स्थापना करेंगे, लेकिन उसके विषय में इन्होंने कोई कार्रवाई आगे नहीं की। जो 12 तुगलक रोड जो चौधरी चरण सिंह जी का जिस पर वो काफी लंबे समय तक रहे, उसको खाली कराने का काम जब किया गया तो उस वक्त भी जो है मांग थी, किसानों की मांग थी, क्योंकि किसानों के नेता थे कि कम से कम इसको आप जो है उनके स्मारक के रूप में बना दीजिए, उसको वो करने का उन्होंने काम नहीं किया। और अब ये जो इन्होंने देखा कि भाई किसानों में बहुत भारी नाराजगी है और तो इन्होंने इसको जाट के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। और जैसा आपने प्रस्तावना में बताया कि एक इतने बड़े महानायक, उनको सम्मान आप दे रहे हो, ये तो चलो ठीक है, इसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन आप उसको सीमित भी कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं उसको जाट जाति में परिवर्तित करने का काम कर रहे हो, जबकि उन्होंने अपनी सारी की सारी लगभग संपत्ति जो है, राजा की संपत्ति कितनी बड़ी संपत्ति होती थी उस वक्त, जो है वो सारी दान की, शिक्षा संस्थाओं के लिए दान की, और खुद दर दर भटके, यानी 32 साल तक विदेशों का दौरा किया। इतनी बड़ी महान शख्सियत को इन्होंने जो है जाट राजा के रूप में प्रोजेक्ट करके और उसका चुनावी दोहन करने का जो ये काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय काम है इनका। हालांकि वो सम्मान के हकदार है, पहले से उनको सम्मान मिलना चाहिए था, बल्कि हम तो कहेंगे उनको भारत रत्न भी आपने देना चाहिए था, लंबे समय से मांग रही है, किसानों की मांग रही है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात जो है बार बार कहते रहे हैं। इसके अलावा अगर जाट जाति पे आए तो आपने स्वयं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जाट आरक्षण 2015 में समाप्त हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इन्होंने खुद मीटिंग बुला करके, और 2017 के चुनाव से अमित शाह जी ने एक मीटिंग जाट नेताओं की बुला के कहा था कि आपको जाटों को आरक्षण दिया जाएगा। वो मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। तो इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। अब इसको ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा एक तरीके से 2013 में खराब हो गया था, और उसको फिर से रिपेयर करने का काम और उसको दोबारा एस्टेब्लिश करने का काम जो हुआ है मुजफ्फरनगर की रैली में, जिसमें नारे भी दिए गए, एकता के नारे दिए गए, उसको दोबारा से ये चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके कंपटीशन में, एएमयू के कंपटीशन में, वो तो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी हो गई, ये हिंदुओं की एक यूनिवर्सिटी, और वो भी जाट हिंदुओं की यूनिवर्सिटी, तो जाटों के ऊपर फिर से वही मुलम्बा चलाने की इनकी कोशिश है। पर मुझे नहीं लगता कि अब जो है, चाहे किसानों की समस्याएं हो, अन्य समस्याएं हैं, जिसके कारण जो है वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक चुका है, वो इनके हाथ दोबारा आने वाला है। संतोष जी, आप तो हम लोगों में सबसे ज्यादा उम्र दराज है और आपका बहुत अनुभव भी है, हम लोगों से ज्यादा अनुभव है। क्या इस तरीके के प्रतीकों के लिए अगर आप विश्वविद्यालय बना दें या उसकी नींव डाल दें, तो क्या पूरी एक समुदाय का वोट आपकी तरफ आ जाता है? क्या ये इतना आसान काम है? आशुतोष जी, ये सवाल तो अलग है, पर हम सबको, कम से कम मैं तो मोदी जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं मोदी जी की इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि वो निधड़क होकर, बेधड़क होकर के अपनी सभाओं में इतिहास की जो व्याख्या करते हैं या भूगोल की जो व्याख्या करते हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कोई आलोचना करेगा, नहीं करेंगे। इसी तरह से जो इतिहास के नायक रहे हैं, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए शुरू से संघर्ष किया है, उन सब लोगों को वो अपने विचारधारा से जुड़ा हुआ बताने की जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। और इस तरह का कोई भी व्यक्ति पूरे विपक्ष में नहीं है जो इन चीजों की आलोचना करे, कहे कि आप ये गलत कर रहे हो, सही ये नहीं, ये है। एक दूसरा, कांग्रेस के लोगों ने भी एक गलती की है कि शुरू से उन सारे महानायकों को उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि जो भी आए, और संयोग से बाकी सब तो थोड़े से हयादार, लज्जादार लोग थे, जितने भी मैं अटल जी की, आडवाणी जी की बात कर रहा हूँ, पर मोदी जी तो युद्ध में हर हथियार अपनाने की तवक्को रखते हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें वोट मिले। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था आज सुबह से पहले कि वो
जाट थे। मैं तो उनको महानायक मानता था, और खासकर उनका जो सोच था वो सोच दक्षिणपंथी कहीं से था ही नहीं। वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जितने उनके जो सर्च किया उसमें ये पता चलता है कि उन्हें एक आप धुर वामपंथी नहीं भी कहें तो भी आप उन्हें प्रो पीपुल व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन उनको भी लेकर के मोदी जी ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आज हम और आप बहस करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके सवाल के उत्तर में मुझे इतना ही कहना है कि ये चुनाव विपक्ष का कोई नेता नहीं लड़ पाएगा, और विपक्ष का कोई भी एक समुदाय या सारे समुदाय मिलकर के योगी जी का या मोदी जी का मुकाबला, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह रहे हैं, तो नहीं कर सकता। अगर उनका मुकाबला किसी को करना है तो जनता को ही करना है। और जब पुष्पेंद्र जी ये कह रहे हैं कि इसका असर नहीं पड़ेगा, तो मैं नहीं मानता कि वो जाटों को ध्यान में रख के कह रहे हैं। मुझे लगता है वो किसानों को ध्यान में रख के कह रहे हैं, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हर वर्ग के किसान हैं, चाहे वो मुस्लिम किसान हो, नॉन मुस्लिम किसान हो, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति से जुड़े हुए हो, इस समय किसान किसान है, ये बहुत अच्छा एक लक्षण दिखाई दे रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव लोगों के ऊपर है कि वो किसे जिताते हैं, किसे हराते हैं। और उसी तरीके से 2022 के बाद 2024 भी इस देश के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी किसने सत्ता के विरोध में या किसानों के पक्ष में, ऐसा मुझे नहीं लगता। लोग ही लड़ेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।